हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं। बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स का प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग क्या होती है। इसको आप हिंदी में बोलते हो समतल पारगमन ग्रेटिंग। ये क्या होती है आज सब कुछ इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यूनिट 6 है डिफ्रैक्शन और पेपर का नाम तो आपको एक ज़माने से याद है ही, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड मॉडर्न ऑप्टिक्स। चलिए फिर मैं स्टार्ट करवा देता हूँ एक छोटा सा और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। क्या टॉपिक का नाम है? प्लेन। ओके सर, ओके, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। प्लेन ट्रांसमिशन, ठीक है, ट्रांसमिशन, ठीक है, प्लेन ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन ग्रेटिंग, ठीक है। अब यार ग्रेटिंग के बारे में आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, पढ़ा होगा, और पेपर में भी ये शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है। वैसे तो शॉर्ट में कई बार आया हुआ है, इसलिए शॉर्ट के हिसाब से तैयारी करना है इस क्वेश्चन की। तो प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग को हिंदी में क्या बोला जाता है, एक बार और बता रहा हूँ, समतल पारगमन ग्रेटिंग। याद कर लो, कहीं साइड में लिख लो। अच्छा, होती क्या है ग्रेटिंग, कैसे बनाई जाती है, चलो देख लेते हैं कैसे बनाई जाती है। घबराओ मत, मैं आपके साथ हूँ। सबसे पहले एक समतल प्लेट आपको लेनी है, ठीक है, कुछ इस टाइप की। दिखा नहीं रहा हूँ, बना के दिखा रहा हूँ। ये जो है ना, एक समतल प्लेट लेनी है आपको कुछ इस टाइप की, और इस समतल प्लेट पर क्या करना है, अनेक रेखाएं खींच देनी है। अब ये बनाने का तरीका थोड़ा अलग होता है, पर मैं एक सिंपल वे में बता रहा हूँ आपको। अनेक रेखाएं खींच देनी है, वो भी समांतर, बहुत सारी रेखाएं खींच देनी है, ठीक है, समझ गए। यानी कि एक समतल कांच की प्लेट पर समांतर रेखाएं खींची जाती हैं। ये जो रेखाएं होती हैं ये अपारदर्शी होती हैं, और जो इनके बीच के स्थान होते हैं ये पारदर्शी होते हैं, और इन्हीं स्थानों को हम क्या बोलते हैं, स्लिट कहते हैं। एक बार और बता रहा हूँ, एक समतल कांच की प्लेट होती है जिस पर समांतर रेखाएं खींची जाती हैं। ये रेखाएं अपारदर्शी होती हैं, और बीच के स्थान कैसे होते हैं, पारदर्शी होते हैं, जिन्हें स्लिट कहते हैं। और इन्हीं स्लिट से प्रकाश का विवर्तन होता है। इन्हीं स्लिट से क्या होता है, प्रकाश का विवर्तन होता है। समझ गए। यूज़ का होता है, कहीं ना कहीं तो ग्रेटिंग का आप यूज़ करते हो। अरे यूज़ करने के लिए एक हमारा आता है, एक देखो ज़्यादा लंबा नहीं, एक शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं आपको। स्पेक्ट्रम, इसके स्पेक्ट्रम में अनेक रेखाएं होती हैं, और उन रेखाओं के तरंगदैर्घ्य अगर फाइंड करने हैं तो आप ग्रेटिंग का यूज़ कर सकते हो। दूसरा पॉइंट, जो काम प्रिज्म करता है वही काम ग्रेटिंग भी कर सकती है। यानी कि प्रकाश किरणों, यानी कि श्वेत प्रकाश को अनेक रंगों की किरणों में डिवाइड कर सकती है। और दूसरा पॉइंट ये भी होता है कि प्रकाश स्रोत की संरचना का अध्ययन भी आप कर सकते हो इस ग्रेटिंग के माध्यम से। और एक चीज़ मैं बता दूँ, किन किन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में इसका यूज़ होता है। तो सबसे पहले जो यूज़ होता है ना, वो होता है एक स्पेक्ट्रोमीटर में होता है, ठीक है। स्पेक्ट्रोमीटर का नाम सुना होगा आपने। मोनोक्रोमेट्रिस में इसका यूज़ होता है, और लेज़र ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में भी क्या होता है, इसका यूज़ होता है। तो बहुत जगह ग्रेटिंग का यूज़ किया जाता है, पर हमें तो यूज़ करने से मतलब है, लेकिन फिजिक्स में बेटा पढ़ना पड़ता है इस चीज़ को। चलिए ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ, मैं मानता हूँ, क्या मान लो, माना एक, यानी कि डायरेक्ट लिखो, एक समतल प्लेट पर, एक समतल प्लेट पर, ये ग्रेटिंग की डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ मैं, एक समतल प्लेट पर, ठीक है, ओके। एक समतल प्लेट नहीं, एक समतल कांच की प्लेट, यानी कि ग्लास प्लेट पर, एक समतल कांच की प्लेट। इसको इरेज कर दो यार, अब तो समझ ही गए हो। एक समतल कांच की प्लेट पर, ठीक है, प्लेट पर समांतर, ठीक है, रेखाएं खींची जाती हैं। समांतर रेखाएं खींची जाती हैं, समांतर रेखाएं खींची जाती हैं, ठीक है, खींची जाती हैं, ठीक है। एक बात तुम्हें और बता दूं, समांतर रेखाएं खींची जाती हैं, इन रेखाओं के बीच की डिस्टेंस बराबर होती है। जितनी भी रेखाएं खींचोगे आप, सबकी डिस्टेंस कैसी होगी, बराबर होगी, ठीक है। एक समतल कांच, यानी कि एक समतल कांच की प्लेट पर समांतर रेखाएं खींची जाती हैं। ये जो रेखाएं होती हैं ना हमारी, ये जो रेखाएं आपने खींची हैं, ठीक है, ये रेखाएं कैसी होती हैं बेटा, अपारदर्शी होती हैं, अपारदर्शी होती हैं, ठीक है, अपारदर्शी होती हैं, ठीक है, होती हैं, ठीक है। तथा इनके बीच का स्थान, कैसा होता है, इनके बीच का स्थान जो होता है ना, वो पारदर्शी होता है, ठीक है। इनके बीच का स्थान कैसा होता है, पारदर्शी होता है, ठीक है, होता है, ठीक है। जो स्लिट का कार्य करता है, जो स्लिट का कार्य करते हैं, जो स्लिट का क्या करते हैं बेटे, कार्य करते हैं, ठीक है, यानी कि झिर्री का कार्य करते हैं,
और इन्हीं से क्या होता है, प्रकाश का विवर्तन होता है, जो स्लिट का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर जो ग्रेटिंग है उसमें अनेक स्लिट होते हैं, एक स्लिट नहीं होता, अनेक स्लिट होते हैं। चलिए अब जो है ये हल्का सा मैंने तुम्हें बता दिया प्लान ट्रांसमिशन ग्रेटिंग के बारे में, रियलिटी में क्या होती है, समझ गए। चलिए अब पढ़ लेते हैं जो मेन काम हमें पूछेगा पेपर में, वो पूछता है थ्योरी ऑफ, यानी कि सिद्धांत बताओ, थ्योरी ऑफ, ठीक है, प्लान, ओके सर, प्लान ट्रांसमिशन, प्लान ट्रांसमिशन, ओके ओके ओके, मिशन पे जाओ भैया, ग्रेटिंग, ठीक है, ओके। चलिए थ्योरी पढ़ लेते हैं, और थ्योरी पढ़ने से पहले एक डायग्राम बनाता हूँ और वही डायग्राम पूरी थ्योरी आपको करवा देगा, ठीक है। घबराओ मत यार, मैं आपके साथ हूँ, इतनी जल्दी डरने की क्या ज़रूरत है। चलिए सबसे पहले ना आपको एक बना लेना है, क्या, आपको एक लेंस बनाना है बड़ा सा, अच्छा सा, ठीक है। और लेंस कौन सा बनाना है, जल्दी बताओ, इस लेंस का नाम क्या है, कनकेव है या कन्वेक्स है, जल्दी बताओ कौन सा लेंस है, ये उत्तल लेंस है, ठीक है, ओके। अच्छा ठीक है, ग्रेटिंग मैं थोड़ी दूर लूँगा, और ग्रेटिंग पे ना सबसे पहले इसका प्रकाशीय केंद्र ये रहा हमारा, और एक सेंटर लाइन खींच लो, क्योंकि यार ये सेंटर लाइन से ना चित्र अच्छा लगता है, आधा ऊपर को हो जाएगा और आधा नीचे को हो जाएगा। चलिए ये हमारा सेंटर लाइन हो गया, ओके सर हैं, अबे सेंटर लाइन बनाई है या कुछ और मत बना दियो, चलो सेंटर लाइन बना दिया हमने, ठीक है। अब ग्रेटिंग में क्या होता है कि कुछ, मैंने बोला कि कुछ पारदर्शी भाग होता है, ये वाला, चलो ये यहाँ से ले रहा हूँ मैं, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ये इतना ले लेता हूँ, और फिर यहाँ से मैं ये इतना ले लेता हूँ, ठीक है, ये इतना और ये वाला इतना, ठीक है। अब ये पारदर्शी यानी कि ये अपारदर्शी भाग है, ये कौन सा भाग है भाई, अपारदर्शी भाग है ये वाला, ये समांतर लाइन पुंज बनाओ ये, ठीक है, ये ठीक है। ऐसे ही आप ऊपर बना लो थोड़ा सा ये, ठीक है, और भी बना सकते हो, मर्जी है आपकी, जितना आपका मन करे उतना बना लो आप, ये और फिर ये, ठीक है, और फिर ये, अरे यार पता नहीं, थोड़ा सा ना ऐसा करके डायग्राम बनाना अच्छे से। तो ये जो है ना समांतर किरण पुंज है, ध्यान देना बेटा, ये क्या है, ये समांतर किरण पुंज है। और अभी जरा बनने दो पहले डायग्राम, घबराओ मत, तुम तो घबरा रहे हो अभी से ही, ऐसे घबराओगे तो फिर कैसे करोगे, है भाई, अगर इतनी जल्दी घबराने लगे तो फिर कैसे करोगे कवर भाई, ये बताओ तुम मुझे। ये ठीक है, ये तो बेटा ये जो है ना, जो मैंने बना रहा हूँ तुम्हें, ये जो दिखा रहा हूँ मैं, ये समांतर किरणपुंज है, समांतर किरणपुंज यानी कि प्रकाश बीम बोल दो, समांतर किरणपुंज है हमारा ये, ठीक है, ये समांतर किरणपुंज है, ठीक है, समांतर किरणपुंज है। अब देखो ये जो है ना, ये वाला भाग, चलो मैं ऊपर को थोड़ा सा और बना देता हूँ ऐसा करके, और नीचे को मैं थोड़ा और बना देता हूँ ऐसे करके, ठीक है। तो ये ए हो गया, ये बी हो गई हमारी, ठीक है, दिख रहा है ना आप लोगों को, ठीक है। तो ये ए है, ये क्या मेरा बी है, यानी कि ए बी क्या है, एक प्लान ट्रांसमिशन ग्रेटिंग है, पहला पॉइंट। ए बी क्या है, एक प्लान ट्रांसमिशन क्या है, ग्रेटिंग है, ठीक है। अब ये वाले जो भाग हैं ये अपारदर्शी भाग हैं, और ये वाले जो भाग हैं, ये वाला भाग अपारदर्शी है, ये वाला भाग पारदर्शी है, ये वाला भाग अपारदर्शी है, ये वाला भाग पारदर्शी है, ऐसे ये वाला भाग कौन सा हमारा अपारदर्शी है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, प्रकाश किरणों का ना इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट से विवर्तन होगा, प्रकाश किरणों का विवर्तन होगा नहीं होगा, विवर्तन होगा तो वो मुड़ंगी तो कहीं ना कहीं लेंस उन किरणों को क्या कर देगा, इकट्ठा कर देगा, ठीक है, ये क्वालिटी होती है। चलिए बताता हूँ, तो सबसे पहले लिख लो माना ए बी क्या है हमारा, सबसे पहले ये लिखो माना ए बी, हाँ सर है, माना ए बी एक शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, चलो मैं ग्रेटिंग है, ठीक है, माना ए बी एक क्या है, ग्रेटिंग है, ठीक है, ग्रेटिंग है, माना ए बी क्या है बेटा, एक ग्रेटिंग है, ठीक है, ग्रेटिंग है। अब इसमें ये चेक करो कि अपारदर्शी भाग की जो लंबाई है ना वो कितनी है बेटा, चौड़ाई जो है वो डी है, अपारदर्शी भाग की चौड़ाई डी है, और पारदर्शी भाग की चौड़ाई कितनी है मेरे पास, ई है, ठीक है, ग्रेटिंग है, ठीक है। अपारदर्शी यानी कि पारदर्शी भाग की चौड़ाई, वो भी चेक कर लेते हैं, पारदर्शी भाग की चौड़ाई, पारदर्शी भाग की चौड़ाई देखो जरा कितनी है फास्टली, पारदर्शी भाग की जो चौड़ाई है वो बेटा कितनी है मेरे पास, स्मॉल ई, तथा अपारदर्शी भाग की चौड़ाई, अपारदर्शी, अबे बड़ा लंबा जी बना, अबे बड़ा लंबा जी बना भाई, ठीक है, पारदर्शी भाग की चौड़ाई स्मॉल ई है, तथा अपारदर्शी जो भाग है या स्थान बोल दो, भाग की चौड़ाई जो है ना, भाग की चौड़ाई वो कितनी है बेटा, जल्दी बताओ, फास्टली बताओ, स्मॉल डी है। तब इसमें ना ग्रेटिंग अंतराल निकाल दो, ग्रेटिंग अंतराल मतलब समझ तो ग्रेटिंग एलिमेंट, तो वो जो ग्रेटिंग अंतराल होगा
उसको बोलूँगा मैं इंग्लिश में ग्रेटिंग एलिमेंट, ठीक है। अब ये जो ग्रेटिंग एलिमेंट है ना, जल्दी बताओ ये कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दो, ई प्लस के डी। ई क्या चीज़ है, पारदर्शी भाग की चौड़ाई, इस पारदर्शी भाग की चौड़ाई जैसा आप बोल सकते हो स्लिट की चौड़ाई, और जो तुम्हारे पास डी है वो क्या, अपारदर्शी भाग की चौड़ाई, स्मॉल डी। तो जब मैं ग्रेटिंग एलिमेंट निकालूंगा ई प्लस डी आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा, ई प्लस डी, मतलब पारदर्शी भाग की चौड़ाई प्लस अपारदर्शी भाग की चौड़ाई बराबर हो जाएगा ई प्लस डी, जिसको आप बोला जाता है ग्रेटिंग एलिमेंट, ठीक है, यानी कि ग्रेटिंग एलिमेंट। ओके, चलिए अब क्या होगा, जरा ध्यान देना, अब क्या होगा, अब एक समांतर किरणपुंज, ठीक है, ग्रेटिंग ए बी पर अभिलंबत आपतित होता है, लंबवत आपतित होता है, अभिलंबत आपतित होता है, ठीक है, ऐसे लिख दो, ठीक है। माना यानी कि एक समांतर किरणपुंज, लाइन पे ध्यान देना, एक समांतर, ठीक है सर, एक समांतर किरणपुंज, फोकस करें, एक समांतर किरणपुंज काय पर, ग्रेटिंग ए पर, ये नोट्स हैं आपके, ठीक है। ग्रेटिंग ए बी पर क्या होता है बेटा, अभिलंबत आपतित होता है, अभिलंबवत, ठीक है। लिखो जरा, ऐसे बना के अच्छे से पेपर करके आना, फिर देखता हूँ कितने अच्छे नंबर आते हैं आपके। एक समांतर किरणपुंज ग्रेटिंग ए बी पर अभिलंबत आपतित होता है, या गिरता है, आपतित होता है। चलो ये आपतित तो हो गया, ठीक है, आपतित होता है, ठीक है बेटा। अच्छा सर, एक समांतर किरणपुंज ग्रेटिंग ए बी पर क्या होता है, अभिलंबत आपतित होता है। वेरी गुड सर, अभिलंबत आपतित हो गया, कर दिया मैंने, जबरदस्ती कर दो, अभिलंबत आपतित हो गया। अब हाई गेंस क्या आ गए, हाई गेंस क्या कहते हैं, ये जितने भी स्लिट है ना, जितने भी आप स्लिट देख रहे हो, ये जितने भी आप स्लिट देख रहे हो, ठीक है, ये वाला स्लिट, ये वाला स्लिट, ये वाला स्लिट, ये वाला स्लिट, जितने भी आप स्लिट देख रहे हो, ये सब एक नए तरंग स्रोत का कार्य करते हैं, जिनसे नई द्वितीयक तरंगिकाएं, जिनसे द्वितीय तरंगिकाएं निकलती हैं। अब जो तरंगें अपने मार्ग से विचलित नहीं होती, ठीक है, लेंस L2 द्वारा बिंदु O पर फोकस हो जाती हैं। ये रहा हमारा पर्दा, जिस पर आपको विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त करना है। इस पर्दे का नाम दे सकते हो X और Y। बिंदु O पर फोकस हो जाती हैं, एक दीप्त बैंड बनता है, जिससे केंद्रीय उच्चिष्ट या मुख्य उच्चिष्ट कहते हैं। यार ये एक छोटी सी डेफिनेशन है, जिसको आप बड़ी आसानी से कवर कर लोगे, ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है। अरे यार इतना ज़्यादा इजी टॉपिक तो आज तक सर हमने कहीं नहीं देखा, ठीक है। यानी कि हाई गेंस के अनुसार, हाई गेंस के अनुसार, ठीक है, हाई गेंस के अनुसार मैं शॉर्ट लिख दूं, हाई गेंस के अनुसार प्रत्येक स्लिट, ठीक है, प्रत्येक स्लिट, ठीक है, एक नए तरंग स्रोत, एक नए, यहाँ एक नए तरंग स्रोत का कार्य करती है, एक नए तरंग स्रोत का कार्य करती है। प्रत्येक स्लिट एक नए तरंग स्रोत का क्या करती है बेटे, कार्य करती है, कार्य करती है, जिनसे द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं, जिनसे द्वितीयक, एम राइट, ओके सर, जिनसे द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं, जिनसे द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं, ठीक है भैया, जिनसे द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं। अब जो तरंगें अपने मार्ग से विचलित नहीं होती, ठीक है, बिंदु ओ, लेंस द्वारा बिंदु ओ पर फोकस हो जाती हैं, एक दीप्त बैंड बनता है, जिसे केंद्रीय उच्चिष्ट कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो तरंगें अपने मार्ग से विचलित नहीं होती, ध्यान देना, जो तरंगें अपने मार्ग से विचलित नहीं होती, फोकस करें, जो तरंगें अपने मार्ग से विचलित नहीं होती हैं, फोकस करें, जो तरंगें अपने मार्ग से विचलित नहीं होती हैं, ठीक है, जो तरंगें अपने मार्ग से विचलित नहीं होती हैं, ठीक है, लेंस द्वारा, इस लेंस का नाम दे दो लेंस L द्वारा, ठीक है, लेंस L द्वारा, ठीक है, बिंदु O पर फोकस हो जाती हैं, बिंदु O पर क्या हो जाती है बेटा, फोकस हो जाती हैं, ठीक है सर, बिंदु O पर फोकस हो जाती हैं, एक दीप्त बैंड बनता है, बिंदु O पर फोकस हो जाती हैं, एक क्या बनता है, एक दीप्त बैंड बनता है, ध्यान देना, एक दीप्त बैंड बनता है, ओके सर, ओके ओके ओके, जिसे हम क्या बोलते हैं, केंद्रीय उच्चिष्ट कहते हैं, यानी कि सेंट्रल मैक्सिमा कहते हैं, जिसे केंद्रीय उच्चिष्ट कहते हैं। ये लाइन पे ध्यान दो यार देख करके, जिसे केंद्रीय उच्चिष्ट कहते हैं, ठीक है सर, जिसे केंद्रीय उच्चिष्ट कहते हैं, बस सिंपल सी कहानी है, सिंपल सी कहानी है, ठीक है, केंद्रीय उच्चिष्ट कहते हैं। तो यहाँ पर एक मुख्य उच्चिष्ट बन गया बड़ा सा, और उसके बाद में छोटे छोटे आपको उच्चिष्ट देखने के लिए मिलेंगे। यानी कि कहने का मतलब, अभी चित्र डायग्राम मैंने पूरा नहीं बनाया, बस इसके अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ। अब क्या होता है, जो तरंगें थीटा कोण पर विवर्तित हो जाती हैं, जो तरंगें देखो मध्य से, जो तरंगें थीटा कोण पर विवर्तित हो जाती हैं, फोकस करें,
फोकस करें लाइन पर, क्या लिखने वाला हूँ मैं, जो तरंगें थीटा कोण पर, बेटा ये जो तरंगें थीटा कोण पर विवर्तित हो जाती हैं, फोकस करें लाइन पर, जो तरंगें थीटा कोण पर विवर्तित हो जाती हैं, जो तरंगें थीटा कोण पर विवर्तित हो जाती हैं, लेंस L द्वारा बिंदु P पर फोकस हो जाती हैं। अब यहाँ पर ये फोकस तो हो रही हैं, अब या तो यहाँ समपोषी व्यतिकरण हो सकता है, या यहाँ पर विनाशी व्यतिकरण हो सकता है, या यहाँ पर हो सकता है, और होने को तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है यार, ये लाइन बड़ी टेढ़ी आ गई हैं, अरे हटाओ तो उस लाइन को ज़रा। ठीक है, अब आ जाएगी सेट लाइन एकदम। अरे मिला दो यार, ऐसा करके लाओ, दिखाओ, हटाओ। मिला दिया मैंने, तुम्हें मिला दिया ऐसी ऐसी, ये वाली है, आधे से होगा ये। ठीक है, ये फिर ये आ गया मेरे पास पॉइंट P। ये पर्दा है एक्स वाई क्या है, एक पर्दा, पर्दे पर विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होता है। चलिए मैं आगे देखता हूँ। तो दीप्तिवैध बनता है जिसे केंद्रीय उच्चिष्ट कहते हैं। ओके। अब देखो, जो तरंगें थीटा कोण पर विवर्तित हो जाती हैं, लेंस द्वारा बिंदु P पर फोकस हो जाती हैं। ठीक है, ये लाइन पे ध्यान देना। जो तरंगें, ओके सर, जो तरंगें थीटा कोण, थीटा मतलब है यह वाला कोण, जो तरंगें थीटा कोण, जो तरंगें थीटा कोण पर फोकस करना, जो तरंगें थीटा कोण पर क्या हो जाती हैं बेटा, विवर्तित हो जाती हैं। जो तरंगें थीटा कोण पर विवर्तित हो जाती हैं, ठीक है सर, हो जाती हैं, लेंस द्वारा, लेंस उत्तल लेंस है, लेंस L द्वारा, ठीक है, लेंस L द्वारा बिंदु P पर फोकस हो जाती हैं। बिंदु P पर क्या हो जाती हैं बेटे, बिंदु P पर फोकस हो जाती हैं, बिंदु P पर फोकस हो जाती हैं, बिंदु P पर फोकस हो जाती है। ठीक है, बिंदु P पर क्या हो जाती हैं बेटा, फोकस हो जाती हैं। अब देखो, सबसे पहले मुझे ज़रा ये बताओ, ये वाली, अगर ये जो तुम्हारे पास प्रकाश स्रोत है ना, यानी कि ये जो स्लिट है, इसका नाम S1 दे दिया और इस स्लिट का नाम दे दिया मैंने S2। अब आप ये बताओ, स्लिट S1 और S2 से चलने वाली तरंगों के बीच कोई पथांतर होगा या नहीं होगा? पहले कौन सी तरंग पहुँचेगी, यहाँ से चलने वाली या यहाँ से चलने वाली? पहले कौन सी तरंग बिंदु P पर पहुँचेगी, ये वाली या ये वाली? पहले ये वाली पहुंचेगी, तो मतलब दोनों में पथ का अंतर होगा, उसे बोलते हैं पथांतर। तो बेटा यहाँ से एक अभिलंब खींच दो, यानी कि एक लंब खींच दो। इस लंब का नाम दे दिया मैंने S1K, यानी कि तरंग S2K पर, तरंग S2K पर एक लंब S1K खींचते हैं। ठीक है, ये लाइन में मैं लिखने वाला हूँ। अब इसको ना डॉट डॉट कर लो, क्योंकि एक त्रिभुज बना लो यहाँ पे। ठीक है, त्रिभुज बना लिया, और ये वाला जो कोण है मेरे पास, ये कौन सा होगा बेटा, ये समकोण हो जाएगा, इसको आप समकोण मान सकते हो। ठीक है, ये वाला कोण मेरे पास समकोण हो जाएगा। बाकी ये थीटा है, तो यहाँ पे ये वाला कोण भी हमारा कौन सा होगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी देखता हूँ, मैं देखता हूँ अभी, अगर मैं इस वाले कोण को थीटा रखूँ, ये वाला कोण जो है ना, ये वाला कोण, ये वाला कोण कितना होता है मेरे पास, थीटा होता है। तो सिंपल सी बात है, ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा, थीटा, यानी कि इसको भी आप थीटा कर लेना यहाँ पे। ठीक है, ये वाला कोण भी हमारा कैसे हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, ये पहले इतना कर लो आप। ठीक है, फोकस हो जाती हैं, यहाँ तक लिख लिया आपने। कहाँ पर बेटा, कहाँ पर हो जाती हैं ये, फोकस हो जाती हैं, किस चीज़ पर, बिंदु P पर फोकस हो जाती हैं। ओके, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, जिस पर कोण बना होता है आधार, और यह वाली भुजा मेरे पास लंब हो गई। ओके 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 ओके, हाँ सही है बात है। इसको हटाओ, यह वाला कोण यहाँ नहीं आएगा, बनाता हूँ अभी, एक मिनट रुको। यह वाला कोण कहाँ पर आएगा, गलत हो रहा थोड़ा सा। ठीक है, यह वाला जो कोण बनेगा ना, वो ये है कोण, यह वाला कोण यहाँ बनेगा, थीटा कोण है, यह वाला कोण है तुम्हारा थीटा। ठीक है, यह वाला कोण कितना हमारा, थीटा है। ओके, अब सही है। चलिए अब आगे देखते हैं, ज़रा ध्यान देना। देखो, यानी कि तरंग S2K पर, तरंग S2K पर, ठीक है, S1 से एक लंब जो है ना, एक लंब मैंने कितना खींचा बेटा, एक लंब। ठीक है, S1K, यानी कि एक लंब S1K खींचते हैं, खींच दिया मैंने, एक लंब S1K खींचते हैं। ठीक है, तब देखो, तब जरा फोकस करना लाइन पर, तब S1 तथा S2 से, S1 तथा S2 से विवर्तित, S1 तथा S2 से विवर्तित, S1 तथा S2 से विवर्तित, S1 तथा S2 से विवर्तित तरंगों के बीच पथांतर, तरंगों के बीच बेटा क्या, पथांतर मतलब पथ में अंतर।
तो पथ में कितना अंतर आगा, ये यहाँ से यहाँ तक का अंतर, ठीक है, यानी कि S2K क्या है हमारा पथांतर है। अब देखो कोण के सामने वाली भुजा लंब और समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, ठीक है। तो अब जो है मुझे जब निकालूंगा ना मैं S2K, तो आपको पता होना चाहिए साइन थीटा, आप त्रिभुज ले सकते हो, त्रिभुज S1 S2K में, ठीक है। तो साइन थीटा सामने वाली भुजा क्या हुई मेरे पास लंब S2K और बटा, ठीक है, आधार लंब बटा आधार S1 S2 ये होता है ना। अब ये भाग वाला जो है इधर काहे पहुंच जाएगा, गुणा में पहुंच जाएगा, यानी कि S2K बराबर हो गया S1 S2 साइन थीटा। और तुम्हें पता है कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, E प्लस डी, ग्रेटिंग एलिमेंट, ठीक है, E प्लस डी, यानी कि S2K पथांतर जो है वो बराबर आ गया मेरे पास E प्लस डी, ठीक है, साइन थीटा के। और इसको आप समीकरण नंबर 1 कर सकते हो, इसको आप समीकरण नंबर 1 कर सकते हो। और अब तुम्हें पता होना चाहिए यदि पथांतर तरंग दैर्ध्य के पूर्णांक गुणज के बराबर हो तो, यानी कि संपोषी व्यतिकरण में शर्त क्या होती है, संपोषी व्यतिकरण में पथांतर कितना होता है, n लैम्डा होता है, ठीक है, यही तो होता है संपोषी व्यतिकरण में। यदि पथांतर, फोकस करना है बेटा, यदि पथांतर जो है ना, बस हो चुका, थोड़ा सा टॉपिक रह गया, यदि पथांतर यानी कि पथ में जो अंतर है, ठीक है, वो लैम्डा तरंग दैर्ध्य, ठीक है, लैम्डा तरंग दैर्ध्य के पूर्ण गुणज के बराबर है, किसके बेटे, पूर्ण गुणज के बराबर है तो, पूर्ण गुणज के बराबर है तो, ठीक है, बिंदु P पर मिलने वाली, बिंदु P पर मिलने वाली, ठीक है, बिंदु P पर मिलने वाली तरंगों के बीच पथांतर, तरंगों के बीच, ठीक है, यानी कि बिंदु P पर मिलने वाली तरंगों के बीच संपोषी व्यतिकरण होता है, ठीक है। कौन सा होता है बेटे, संपोषी व्यतिकरण होता है। और तुम्हें पता है कि जब संपोषी व्यतिकरण होता है तो प्रकाश की तीव्रता कैसी होती है, अधिकतम होती है। जब संपोषी व्यतिकरण होता है तो प्रकाश की तीव्रता कैसी होती है, अधिकतम होती है, प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है, ठीक है, प्रकाश की तीव्रता कैसी होती है बेटा, प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है, ठीक है। और क्या बनेगा यहाँ पर हमारा उच्चिष्ट बनेगा, प्रथम उच्चिष्ट, ठीक है। प्रकाश की तीव्रता कैसी होती है, अधिकतम होती है, ठीक है, प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है। तो यहाँ पे उच्चिष्ट तो बनेगा, निम्निष्ट नहीं बनेगा, उच्चिष्ट बनेगा यहाँ। तो प्रकाश की तीव्रता कैसी होती है, अधिकतम होती है। अतः अधिकतम तीव्रता के लिए यहाँ आप लिख सकते हो, अधिकतम तीव्रता के लिए, ओके सर, ओके तीव्रता के लिए आप यहाँ पर लिख सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हो भाई, पथांतर जो होगा ना, पथांतर मतलब पथ में अंतर जो होगा वो हो जाएगा तुम्हारे पास n लैम्डा, क्या हो जाएगा बेटा, n लैम्डा, और n इक्वल टू मेरे पास 0 से शुरू होगी, +-1 +-2 और +-3 और डॉट अनेक चलते रहेंगे आपको। जब n का मान 0 रखोगे तो केंद्रीय उच्चिष्ट मिलेगा, n बराबर +-1 रखोगे यानी कि +1 रखोगे तो भी आपको प्रथम उच्चिष्ट मिलेगा, ठीक है, 2 रखोगे द्वितीय उच्चिष्ट, 3 रखोगे तृतीय उच्चिष्ट मिलेगा आपको। और प्लस माइनस इसलिए क्योंकि जो उच्चिष्ट होते हैं ना, प्रथम द्वितीय तृतीय उच्चिष्ट होते हैं, वो केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर मिलते हैं, ठीक है, इस टाइप से। ये मान लो मेरे पास केंद्रीय उच्चिष्ट है, ठीक है, तो इधर भी प्रथम द्वितीय तृतीय, ऐसी प्रथम द्वितीय तृतीय, ठीक है, यानी कि प्रथम द्वितीय एंड तृतीय छोटे बड़े बनते हैं। ये प्रथम ये मुख्य हो गया, फिर यह वाला प्रथम उच्चिष्ट, द्वितीय उच्चिष्ट, तृतीय उच्चिष्ट, ऐसे ये वाला प्रथम उच्चिष्ट, द्वितीय और तृतीय, तो दोनों ओर, यानी कि इधर को प्लस में और इधर को माइनस में। तो इसलिए मैंने क्या लिखा, प्लस माइनस लगाया, क्योंकि प्रथम द्वितीय तृतीय डॉट 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 उच्चिष्ट 2 होते हैं, वो केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर प्राप्त होते हैं। ये लाइन मैं अभी आगे लिख पाऊंगा, ठीक है, ओके। तो पथांतर बराबर इतना आ गया। अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 से पथांतर चेक कर लो। पथांतर जो है ना S2K है, मैं इसको इरेज कर दूं, जल्दी बताओ, फास्टली कर दें इसको इरेज भाई, पक्का, ठीक है। चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, फिर डायग्राम इरेज कर देंगे, क्योंकि डायग्राम की अभी हमें ज़रूरत है नहीं, ठीक है, ओके। चलिए समीकरण 1 से पथांतर किसके बराबर है भाई, ये बराबर है, अरे यार ये इरेज हो गया, ठीक है, आप पूरा कर लेना शेयर के इसको। समीकरण नंबर 1 हमारी ये रही, ठीक है, तो ये आ जाएगा पथांतर मेरे पास E प्लस डी, ठीक है, इक्वल टू E प्लस डी साइन थीटा, ठीक है सर, इक्वल टू n लैम्डा, ठीक है। और ये क्या हमारा, इसी को बोला जाता है ग्रेटिंग इक्वेशन, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं बेटा, इसे क्या कहते हैं, इसे ग्रेटिंग, ठीक है, इसे ग्रेटिंग इक्वेशन कहते हैं, इसे ग्रेटिंग इक्वेशन
कहते हैं, ठीक है, इसे ग्रेटिंग इक्वेशन कहते हैं। कितना शानदार नाम है, इसे ग्रेटिंग इक्वेशन कहते हैं। अब जब मैं n बराबर 0 रखूँगा तो n बराबर 0 पर क्या मिलेगा आपको, मुख्य उच्चिष्ट यानी कि केंद्रीय उच्चिष्ट, केंद्रीय उच्चिष्ट, ठीक है, या इसको बोल दो मुख्य उच्चिष्ट, ठीक है, n बराबर 0 पर मुख्य उच्चिष्ट। अब ये डायग्राम मैं हटा दे रहा हूँ क्योंकि इसका हमारे पास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डायग्राम बहुत मेन है, बिना डायग्राम के आप कुछ नहीं कर सकते भाई। देखो मैंने सारी की सारी लैंग्वेज इसी डायग्राम से बनाई है। अब जब मैं n बराबर लगाऊंगा कितना बेटा, +-1, ठीक है, पर प्रथम मिलेगा मुझे, प्रथम उच्चिष्ट मिल जाएगा यानी कि मैक्सिमा, फर्स्ट मैक्सिमा, ठीक है। और जब मैं n बराबर +-2 लगाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, द्वितीय उच्चिष्ट, द्वितीय उच्चिष्ट। और एक चीज़ मैं और बता दूं आपको, यानी कि प्रथम हो या आपका द्वितीय हो या आपका तृतीय हो, ठीक है, या आपका कौन सा हो, तृतीय हो, डॉट 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 उच्चिष्ट जो होते हैं ना, उच्चिष्ट, वो केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर प्राप्त होते हैं। केंद्रीय और ये पता भी आप लोगों को, पिछले लेक्चर में पढ़ रखा, केंद्रीय उच्चिष्ट के, ठीक है, केंद्रीय उच्चिष्ट के, ठीक है, केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर प्राप्त होते हैं, दोनों ओर प्राप्त होते हैं, ठीक है, दोनों ओर प्राप्त होते हैं जो मैंने बताया था अभी, ठीक है। यानी कि प्रथम द्वितीय तृतीय डॉट 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 उच्चिष्ट जो होते हैं वो केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर प्राप्त होते हैं। आप चाह रहे हो तो चित्र भी बना सकते हो, छोटा सा डायग्राम है, बड़ी आसानी से बन जाएगा, ठीक है। क्या डायग्राम है, इस टाइप से बना सकते हो आप, ये मुख्य उच्चिष्ट, पर ये बनाया नहीं जाता, छोड़ देते हैं इसको, ठीक है, ऐसे ये वाला ये ठीक है, इस टाइप से। ये क्या, इंटेंसिटी, आप यहाँ पे जो है लाइन खींच सकते हो, मर्जी है आपकी, ठीक है। यहाँ पे लाइन खींच के ये ऐसे कर दो, ऐसे ही ये वाला ये तो ये मुख्य उच्चिष्ट हो गया हमारा। ये प्रथम हो गया, द्वितीय हो गया, तृतीय हो गया, प्रथम हो गया, द्वितीय हो गया एंड तृतीय हो गया, ठीक है। तो ऐसा करके बना सकते हो, बना लोगे ना पक्का, ठीक है। चलो छोड़ो इस चीज़ को, अब क्या करना है मुझे, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना। डालो जरा हेडिंग, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस हो ही चुका है। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना, ठीक है, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य क्या करना है बेटे, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना, ओके, एम राइट, ओके सर, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना। तो प्रकाश का तरंग दैर्घ्य ज्ञात करने के लिए हमें ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए ई का मान पता हो, डी का मान पता हो और एन का मान पता हो, यानी कि ई का मान पता हो, डी का मान पता हो और थीटा का मान पता हो। इन दोनों का मान अगर आपको पता है, इन तीनों का मान अगर आपको पता है तो आप लैम्डा का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हो, यानी कि ई कोमा डी तथा, ठीक है, थीटा का मान ज्ञात होने पर, थीटा का मान क्या होने पर बेटे, ज्ञात होने पर, ज्ञात होने पर हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात होने पर लैम्डा का मान, लैम्डा का मान ज्ञात किया जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है, ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। एक चीज़ और है, एक चीज़ बेटे और है, अगर आपको ग्रेटिंग अंतराल ज्ञात करना है, यानी कि ग्रेटिंग एलिमेंट ज्ञात करना है, तो उसका भी एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। पहले यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ले लिया होगा, कर दें इसको इरेज, पक्का सोच लो एक बार और, ठीक है। चलिए हटा दो इसको, अरे बड़ा इजी टॉपिक है ये, इतना बड़ा भी टॉपिक नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ज़रा ध्यान देना, देखो डालो हेडिंग, नया हेडिंग है हमारा ये, ग्रेटिंग एलिमेंट ज्ञात करना, ठीक है, ग्रेटिंग, ठीक है सर, ग्रेटिंग एलिमेंट ज्ञात करना, ग्रेटिंग एलिमेंट ज्ञात करना। चलिए ग्रेटिंग एलिमेंट ज्ञात करना, कैसे ज्ञात करोगे ग्रेटिंग एलिमेंट को, वो भी हम चेक कर लेते हैं। तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, यानी कि आप मान सकते हो प्रति इंच, 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, जल्दी बताओ फास्टली। अरे 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं गुरुजी, 2.54 सेंटीमीटर होते हैं या नहीं होते हैं, पक्का होते हैं, सोच लो एक बार, हाँ इतने ही होते हैं, 2.54 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो प्रति इंच रेखांकित रेखाओं की संख्या कितनी मान लें, अगर n मान लें हम, यदि प्रति इंच, यदि बेटा कौन से इंच, यदि प्रति इंच, ठीक है, रेखांकित रेखाओं की संख्या, रेखांकित, ठीक है, यदि प्रति इंच रेखांकित रेखाओं की संख्या, ठीक है, यदि प्रति इंच रेखांकित रेखाओं की संख्या कितनी हो, n हो तो, n हो तो, ठीक है सर, n हो तो
तो मुझे ग्रेटिंग एलिमेंट अगर फाइंड करना है, अगर मुझे ग्रेटिंग एलिमेंट फाइंड करना है तो ग्रेटिंग एलिमेंट निकालने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। 2.54 1 इंच में इतने सेंटीमीटर होते हैं और अपॉन भी कितना आ जाएगा, n आ जाएगा। और यही फॉर्मूला है ग्रेटिंग एलिमेंट निकालने का, ठीक है। यानी कि ग्रेटिंग अंतराल निकालने का एक छोटा सा नन्ना मुन्ना सा एक फॉर्मूला मैंने लिख दिया है 2.54, ठीक है, 2.54 अपॉन n सेंटीमीटर। यदि प्रति इंच रेखांकित रेखाओं की संख्या कैपिटल N हो तो ग्रेटिंग एलिमेंट आप फाइंड कर सकते हो 2.54 अपॉन n सेंटीमीटर, ठीक है। कर लोगे ना पक्का, ठीक है। अब थीटा कैसे ज्ञात करना है, उसके लिए तो भैया आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। जब आप अच्छे कॉलेज में और लैब में करते हो ना, तो ये एक्सपेरिमेंट वहाँ पे करवाया जाता है कि किस तरह से आप, ठीक है, किस तरह से आप थीटा का मान फाइंड करोगे और फिर इस इक्वेशन में रख के, ठीक है, आप लैम्डा का मान कैसे फाइंड करोगे, ठीक है। तो एक छोटा सा टॉपिक था, शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ सकता, तो अच्छे से करके आना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।